उज्जैन के बेगम बाग में चल रहे सत्याग्रह में देवास से एडवोकेट हिमांशु श्रीवास्तव ने शिरकत की। उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए के जरिए हुकूमत क्या करवाना चाहती है, इसके बारे में तफसील से मालूमात फराहम की। कहने लगा है कि आप कागज मत दिखाइए, हमें कागज नहीं देखना, आप जानकारी भी मत दीजिए, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आपसे जानकारी ली ही जाएगी। ये उस आदमी के बयान है जो आदमी सीना तान कर पूरे आंदोलन कर्मियों को गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, दंगाई और ना जाने जो भी उनके मन में और कई विचार आते होंगे जो अभी तक व्यक्त भी नहीं हो सके, वो सारे सर्वनाम संज्ञाएं उसने हमको दी थी। और करना है, अगर आपको एनआरसी नहीं करना है तो आपको एनपीआर क्यों करना है? तो क्योंकि अगर आप किसी को डाउटफुल सिटीजन नहीं बना रहे हो तो एनआरसी और एनपीआर का तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि डाउटफुल सिटीजन की खोज के लिए ये दोनों नियम बनाए गए। ये पूरी प्रक्रिया जो है डाउटफुल सिटीजन की खोज के लिए ही बनाई गई थी। और आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी के नाम के आगे डाउटफुल नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हो, अगर देश की सरकार गजट नोटिफिकेशन में ये लिख देती है कि एनपीआर में डाउटफुल सिटीजन नहीं होगा, तो फिर एनपीआर काहे के लिए होगा? दो देश हैं, दो अलग अलग देश हैं, इन दोनों का ही नाम भारत बताया जाता है, लेकिन भारत कहने का मतलब एक भारत नहीं है, दो भारत। एक भारत है जिस भारत को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री बने और ऐसे तमाम अलग अलग पार्टियों के भी नेता बचाकर रखे हुए हैं, वो भारत है अंबानी और अडानी का। रुपया उनसे उधार ले चुके और वो पैसा लौटाने से मना कर दिया, इसलिए यस बैंक डूब गया। लेकिन बात थी कि अगर इनकी सरकार में ये बैंक डूब जाएंगे तो इनका नाम खराब होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के हाथ में यस बैंक को दे दिया। माने एसबीआई खरीद रहा है यस बैंक। अब जिस यस बैंक में जितना भी घाटा हुआ वो सारा का सारा एसबीआई के माथे आ गया। एसबीआई इस घाटे को कैसे पूर्ति करेगा, वो आपकी और हमारी जो गाड़ी कमाई एसबीआई में रखी है उससे इस घाटे की पूर्ति की जाएगी। हम हमारे परिवारों को बचाने के लिए बैठे हैं, हम हमारे देश की आवाम के अधिकारों को बचाने के लिए बैठे हैं। तो हम मतलब ही नहीं है कि अपनी नागरिकता के लिए आए, हम इस देश के अस्तित्व के लिए आए हैं। हम इस देश जिसको पूरी दुनिया में हमने बचपन से एक महान देश के रूप में पढ़ा था, उसकी महानता को बचाने के लिए आकर बैठे हैं। हम इस देश के जो वसीयत के रूप में हमको मिला है, भगत सिंह का जज्बा, अशफाक उल्लाह का जज्बा, राम प्रसाद बिस्मिल का जज्बा, खुदीराम बोस का जज्बा, उस जज्बे को बचाने बैठे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बात बताने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारे बाप दादा बुज़दिल नहीं थे, गलत के खिलाफ आवाज उठाना उनको आता था और वो आवाज बनकर हम यहाँ बैठे। बोलने के बाद उसके हाथ में देश को सुरक्षित बोलने में उन्हें मिनट नहीं लगे, क्योंकि बात क्या थी, बात वो जनता की सेवा करने नहीं आए थे। जिनके दिलों में ये गलतफहमी उनने पैदा की कि लिख के दे दिया कि साहब अब इन पार्टी के साथ में देश की सेवा नहीं कर सकता, इसमें मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो तुम गए कहां? वहां बड़ा सम्मान मिलेगा। मेरे पास एक मैसेज आया, हंसने लायक बात है कि आडवाणी जी को जब पता चला कि सिंधिया जी भाजपा में आके सम्मान पा रहे हैं तो उनको इस बुढ़ापे में भी गुदगुदी होने लगी कि भाई सम्मान लेने के लिए तुम भाजपा में पहुंचे हो। हम ये कह रहे थे कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी पार्टी आपका सम्मान नहीं कर रही तो आप जनता के बीच में आते, क्योंकि आप तो जनता की सेवा करने आए थे। आप तो लुटेरों के गिरोह में जाकर खड़े हो गए, उनके सरगना बन गए, तो अब आप क्या जनता की सेवा कर लेंगे? इससे तो जनता की सेवा नहीं होगी। अगर आपको जनता की सेवा करना थी, आप सारे पद छोड़ के आ जाते, शाहीन बाग बना बैठा था जनता का आंदोलन, आकर बैठ जाते, पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी होती, देश की प्रदेश की तमाम सरकारें आपके आगे हम झुका देते, लेकिन आप जनता के पास तो आते। लेकिन आप तो दलाली खाने की तैयारी में थे, आपको यहां से नहीं बट रही थी, इसलिए आप वहां से लेने चले गए।
आप दलाली खाना चाहते हो और हम बिरयानी बांटने वाले हैं, इसलिए दिक्कत है। तो ये जो सरकार है ये बाजार के उद्योगपतियों की जेब में आपके और हमारी जेब का आखिरी पैसा भी पहुंचा देने के लिए कानून बनाती है। और जब उन्होंने देख लिया कि महंगाई से कानून बनाने के बावजूद भी ये तैयारी नहीं हो रही, देश के लोग पैसा बचा लेते हैं, अपनी जेबों में रख लेते हैं, अपने घरों में रख लेते हैं। मेरी माँ बहनें आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में, चावल के डब्बे में बुरे वक्त के लिए पैसा बचा लेती हैं। इसलिए सरकार ने कानून बनाया, नोटबंदी की जाएगी, काला धन, आतंकवाद और दुनिया के आडंबर, मीठी मीठी बातें हम और सब बातों में आए। और नहीं भी आते तो क्या करते, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सबका पैसा पहुंचा बैंक में, कौन लेके भागा? जनता को मिला वो पैसा वापस। वो पैसा लेकर भाग गए मोदी जी के भाई नीरव मोदी, जिन्हें हमने भेजा था कि वो मध्य प्रदेश की रक्षा करेंगे। वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कोई रक्षा कर ले। वो छुप कर बैठे हैं, कोई बेंगलोर में, कोई जयपुर में, कोई और कहीं अलग अलग जगह छुप कर बैठे हैं कि कोई हमसे बात ना कर ले। हमने उन्हें इसलिए भेजा था कि उस सदन में जाकर आप हमारी आवाज उठाना, वो अपनी आवाजें बंद करके बैठे हैं। अब सरकारें बदल सकती हैं, ऐसे समीकरण अखबार और टीवी में आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इस शर्त पे नहीं हुआ था कि प्रदेश में एक पार्टी की सरकार रहेगी तो ही आंदोलन होगा, दूसरे की आ जाएगी तो आंदोलन नहीं होगा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था आप और हम सर पर कफन बांध कर आकर बैठे थे और हम उत्तर प्रदेश की उस सरकार का विरोध करते थे जो आंदोलन कर्मियों पर लाठी चलाती थी, गोली चलाती थी, धमकी देती थी। और हम उनको ये चैलेंज करते थे कि आप आ जाइए, हमारा सीना आपकी गोली खाने के लिए तैयार है। तो क्या हम कोरी बातें करते थे? हमारा सीना आज भी वही है। और हम तो ये कहते हैं कि इतनी ताकत आज मध्य प्रदेश की किसी भी बनने वाली सरकार में नहीं है कि जो इतने लोगों के सीने को सामना कर सके, इतनी ऊंची आवाज का सामना कर सके। इसलिए किसी की भी सरकार बन जाए उससे डरने की जरूरत नहीं है। परेशानी कितनी भी भयंकर हो, उदाहरण उज्जैन से ही निकल कर आएगा कि आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा। तो दोस्तों ये जो डराने की बातें हो रही हैं, ये डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो कोई भी सरकार बनाना चाहता है वो बना ले। राज्य में जो भी सरकार बैठेगी, चाहे किसी भी पार्टी की बनकर बैठ जाए, हमारी उनसे एक ही मांग है कि मध्य प्रदेश में एनपीआर नहीं होगा। पुराने सवाल, नए सवाल, किसी भी सवाल पर नहीं होगा, एनपीआर नहीं होगा। और भाजपा ने बिहार में एनपीआर को पुराने 2010 के फॉर्मेट में करने के लिए वोटिंग की है, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं कर सकती। और कोई सी भी सरकार हो, हमको उसको घुटने के बल झुकाना आता है। जो केंद्र सरकार एनपीआर कानून लेकर आई है, पहली एक चीज़ तो ये है कि ये एनपीआर कानून एक्चुअली एनआरसी के लिए ही तैयार किया गया है। अगर देश में एनआरसी नहीं होना है तो एनपीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एनपीआर में जो केंद्र सरकार का फॉर्मेट है उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आपत्ति है हमारी। उसमें हमारे जन्म, हमारे पिता के जन्म, उनके पिता के जन्म, चाहे वो जीवित नहीं है तब भी किस भाषा को हम लोग बोलते हैं, इस भाषा के लिए ऐसे करके उन्होंने कई सारे सवाल ऐसे रखे हैं जिनकी जानकारी केवल और केवल एनआरसी के लिए ज़रूरत है। देश की नीतियों को बनाने के लिए इन सवालों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे पहले आज तक ये पूछे गए हैं। इसलिए जो 1 अप्रैल से एनपीआर लागू किया जा रहा है, ये असल में केवल देश में एक भेदभाव बढ़ाकर कई सारे लोगों के नागरिकता छीनने के लिए एक प्रयास जो एनआरसी में होगा उसी के लिए हो रहा है। और हम सभी से, ये जो आंदोलनकर्मी हैं, हम सभी अपील कर रहे हैं पूरे देश की आवाम से और ख़ास करके मध्य प्रदेश से कि इस एनपीआर में हमको किसी प्रकार का सहयोग देने की ज़रूरत नहीं है। हमको सरकार के इन मंसूबों को फेल करना है, हराना है। इसलिए हमको एनपीआर में कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। और एनपीआर में जानकारी देना अनिवार्य है ऐसा नहीं है। एनपीआर में जानकारी देने से मना करने से केवल और केवल एनपीआर का विरोध दर्ज होगा
उससे कोई भी सरकार आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। एनपीआर में जानकारी देने से हम सभी मना करने का अधिकार रखते हैं। ये खुद सरकार कह रही है, खुद एनपीआर के जो वर्ड्स हैं उसमें ये कहा गया है कि आप जानकारी देना ऐच्छिक है। तो हम इसलिए ये मतलब पूरे देश की आवाम से, खास करके मध्य प्रदेश की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि इस काले कानून को विरोध करें, इस काले कानून में कोई जानकारी ना दें। किसी प्रकार का कोई भी कागज किसी भी अधिकारी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी भी फॉर्म में भरवाने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब एनपीआर करने के लिए कुछ अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में आ जाते हैं तो हमको मोहल्ला कमेटी और मोहल्ले के पड़ोसियों को बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको वहां से वापस भेज देना है। यही आंदोलन की भी बात है और यही सही भी है आज देश को बचाने के लिए। आप उज्जैन वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो उज्जैन इस समय देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन का उदाहरण बना हुआ है। देश में जैसे शाहीन बाग है, इसी तरह देश में उज्जैन बेगम बाग की भी तारीफें देश के कोने कोने में हो रही हैं। हमारे कई साथी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस आंदोलन में शामिल हैं। सभी जगह उज्जैन में जैसे शिवरात्रि में जो माहौल बना, जैसे मुस्लिम भाइयों ने हिंदू धर्म के त्यौहार में हिंदू भाइयों को स्वागत किया और जैसे यहाँ पर जो धार्मिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, तारीफ काबिल है, उदाहरण है पूरे देश के लिए और पूरा देश इससे सीख रहा है। इसलिए उज्जैन की आवाम और उज्जैन के आसपास भी जो लोग रहते हैं उन सभी से मेरी ये अपील है कि बेगम बाग के इस आंदोलन में आएँ और मुस्लिम भाइयों के साथ साथ जो मुस्लिम धर्म से अलग हैं, हिंदू भाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और भी जो तमाम जाति धर्म के लोग हैं, उन सभी से भी मेरी अपील है कि वो यहाँ पर आएंगे, शामिल होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सरकार मुसलमानों के बारे में जो बातें कह रही है वो झूठी है और जो मुस्लिमों का असली दिल है, जो उनका ईमान है, जो उनकी मोहब्बत है, वो बेगम बाग में उनको दिखाई देगी। वो यहाँ आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुस्लिम धर्म से अलग धर्म के लोग भी हैं वो भी यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान महसूस करेंगे और साथ साथ में वो इन तमाम काले कानूनों को जड़ से समझ भी सकेंगे। इन कानूनों का विरोध जो किया जा रहा है वो तर्कसंगत है और इन तर्कों को समझने के लिए सभी को इसको सुनना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में शामिल हो सके, यही मेरी अपील है।